वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का हिस्ट्री का पेपर। और इससे पहले हमने पार्ट वन किया होगा, आपको याद होगा। आपका पेपर वन का पार्ट वन ऑलरेडी हमने करवा दिया है, उसको जरूर देख ले जो बच्चे नहीं देखे। पार्ट टू आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये पेपर रहने वाला है हिस्ट्री का और 28 तारीख को, ठीक है, और 1 तारीख को जो रहने वाला है आपका एग्जाम, जो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही बच्चे, तो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो। 80 नंबर का आपका पेपर रहता है, ठीक है। 3 घंटे आपके पास होंगे पेपर को करने के लिए। जो सामान्य निर्देश है उसकी तरफ एक बार हम चल लेते हैं। सामान्य निर्देश को देख लेते हैं क्या क्या चीजें कही गई है हमें। जो क्वेश्चन पेपर आपका प्रश्न पत्र जो है 5 सेक्शन में डिवाइड बताया गया है यहाँ पे, ए बी सी डी ई, ठीक है, इसमें डिवाइड है आपका। टोटल जो क्वेश्चन है वो 34 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन अनिवार्य है आपको करना। सेक्शन ए रहेगा, सेक्शन वाइज यहाँ पे आप बता दिया गया है 1 से 21 तक आपका एक एक नंबर का बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। सेक्शन बी में आपके क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 27 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है और ये 3-3 नंबर वाले हैं, ठीक है। इसका आंसर आपको 60 से 80 शब्दों से अधिक नहीं देना है। फिर इसके बाद आएंगे तो आप क्वेश्चन नंबर जो 28 से लेकर सेक्शन सी में आपको देखने को मिलेगा, ये 8-8 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। 28 से 30 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक क्वेश्चंस के आंसर जो देने हैं 300 से 350 शब्दों से अधिक नहीं देने हैं। सेक्शन डी की तरफ आएंगे तो यहाँ पे 31 से लेकर 33 तक जो क्वेश्चन रहेंगे आपके स्रोत आधारित क्वेश्चन रहेंगे। इसमें 3 उप प्रश्न है, वो जो है 4-4 अंकों के ये आपको दिखेंगे। सेक्शन ई जो रहेगा आपका लास्ट सेक्शन है, ये आपका नक्शे पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा 34, ये जो 5 नंबर का है। तो ये आपका कहा गया है। बाकी और चीजें भी कही गई है कि प्रश्न पत्र में जो है एक चीज और कि यहीं पे बता दिया है, आपको जो मानचित्र है उसकी पहचान कर जो स्थान लिखा भरना है आपको, वो तो भरना ही है। मानचित्र को उत्तर पुस्तिका के साथ जो है संलग्न भी आपको करना है। प्रश्न पत्र में कोई समग्र विकल्प नहीं है, बल्कि आपको दिया हुआ है कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प। ऐसे प्रश्नों में से केवल एक प्रश्न का ही आंसर देना है, ये आपको भी पता होगा। इसके अलावा जहां आवश्यक हो वहां पे आपको जो इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है, वो दे दिए गए हैं। ये था आपका हिंदी मीडियम में इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, निर्देश। इंग्लिश मीडियम में देखिए हम जर्नल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है। तो क्वेश्चन पेपर कंप्राइज 5 सेक्शन, सेक्शन ए बी सी डी एंड ई। देयर आर 34 क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सेक्शन ए क्वेश्चन 1 to 21 आर एमसीक्यूज ऑफ 1 मार्क्स ईच। सेक्शन बी सेक्शन बी जो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 22 to 27 आर short answer type questions carrying 3 marks each. Answer to each question should not exceed 60 to 80 words. Section C, question number 28 to 30 are long answer type questions carrying 8 marks each. Answer to these questions should not exceed 300 to 350 words. आगे देखिए हम सेक्शन डी आपका रहता है। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 31 to 33 are source based questions with 3 sub questions and are of 4 mark each. सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 34 इज मैप बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ये कैरिंग 5 मार्क्स दैट इंक्लूड्स द आइडेंटिफिकेशन एंड लोकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट टेस्ट आइटम्स। अटैच द मैप विद द आंसर बुक। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर, हाउएवर an internal choice has been provided in few questions. Only one of the choice in such questions have to be attempted. In addition, to this, separate instructions are given with each section and questions wherever necessary. तो ये आपका इंग्लिश मीडियम में इंस्ट्रक्शन जो रहते हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। हम चलते हैं सेक्शन, हम जो करने वाले हैं वो आपका सेक्शन सी से, जो बड़े क्वेश्चन है उससे, क्योंकि हमने पार्ट वन ऑलरेडी कर रखा है। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख पाएंगे। सेक्शन सी की तरफ आएंगे जो कि 8-8 नंबर का क्वेश्चन है आपका, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट है, ठीक है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जो पार्ट वन है वो देख पाएंगे। और मैं पार्ट टू के नीचे भी, इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दे दूंगा। और साथ ही कोई डाउट रह जाता है बच्चों को तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सेक्शन सी आपका रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये सारे क्वेश्चन आपके 8-8 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है 28 बार, मेसोपोटामिया में शुरुआती शहरीकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी। यानी मेसोपोटामिया के बारे में बात हो रही है, वो सभ्यता जो सबसे पुरानी सभ्यता है, जो कि ग्रामीण सभ्यता है। लेकिन यहाँ पे शहरीकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या थी। शहरीकरण मतलब क्या होता है, देखिए, एक आप जानते होंगे, एक गांव होता है, एक शहर होता है।
ऐसे ही हम भारत में देखें तो हमारे भी है कई जो है गाँव है और शहर है। शहर में क्या-क्या चीज़ें रहती है जो बनाती है, लेकिन यहाँ पे शुरुआती बात हो रही है, ठीक है? यहाँ पे जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें शुरुआत में, उसके लिए क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट रहेगी जो कि शहर बन सके। आगे हम देखें आंसर्स, तो यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें शुरुआती शहरीकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या-क्या है? एक तो अत्यधिक उत्पादक, ठीक है? उत्पाद हो, यानी अत्यधिक जो खेती हो वो ज़्यादा हो, जिससे क्या है कि लोग जो है वो पूरा जो अपने देश के लोग हैं, जैसे एक जगह पे हो रहा है, क्षेत्र पे हो रहा है, तो वो अपने क्षेत्र के जो लोग हैं उसको पूरा पेट भर जो भोजन है वो करवा सके। ये क्या है यहाँ पे बोला गया है। जैसे निसंदेह अत्यधिक उत्पादक खेती प्रारंभिक शहरीकरण की एक अनिवार्य शर्त थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शहरीकरण तभी संभव हो सकता है जब कृषि शहरवासियों को खिलाने के लिए जो पर्याप्त उत्पादन है उसका वो उत्पादन हो, ठीक है? उत्पादन हो, साथ ही शहरों में लोग घनी जो बस्तियां उसमें रहते हैं। अंत कहा जा सकता है कि जिन स्थान पर नगर का विकास होता है उस स्थान पर प्राकृतिक प्रकृति उपजाऊ होनी चाहिए। यानी यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं उपजाऊ जो है उपजाऊ मिट्टी लिख सकते हैं यहाँ पे आप, ठीक है? उपजाऊ क्षेत्र लिख सकते हैं, हेडिंग को आप चेंज भी कर सकते हैं अपने अनुसार। उदाहरण के लिए बोला गया है मेसोपोटामिया का एक शहर के रूप में विकास इसका एक प्रमाण है। जल परिवहन आगे आपका दूसरा पॉइंट बताया गया है कि शहरीकरण के लिए जो जल परिवहन है वो भी एक आवश्यक शर्त के रूप में यहाँ पे बताया गया है। अत्यधिक उत्पादक कृषि से कम नहीं थी, ठीक है? प्रारंभिक काल में कृषि उत्पादक को बोझ ढोने वाले पशुओं की पीठ पर लादकर उन्हें बैलगाड़ियों में लाद। अब यहाँ पे जल परिवहन क्या होता है? जल परिवहन मतलब होता है जैसे यहाँ पे मान लीजिए नदी बनी हुई है, ठीक है? तो यहाँ पे ये शहर बसे हुए, यहाँ पे शहर बसे हुए, यहाँ पे शहर बसे हुए, यहाँ पे शहर बसा हुआ है। तो नदियों के माध्यम से जब हम सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, नदियों के माध्यम से समुद्र के रास्ते हो गया, ठीक है? तो वो क्या है? जल परिवहन है। जल के माध्यम से हम जो है जैसे आप शिप सब देखते होंगे जो जलीय आप परिवहन है, उसके अंदर आते हैं वो सारी चीज़ें। तो उसमें क्या होता है माल को हम एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए क्या करते हैं जो जल है उसका यूज़ करते हैं। तो शहरीकरण के लिए यहाँ पे जल परिवहन भी एक अच्छा शर्त बताया गया है। अब पहले के समय के बारे में बताया गया है यहाँ पे कि किस प्रकार जो है पहले यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि परिवहन जो होता था वो जो है बैलगाड़ियों में लादकर शहरों तक पहुँचाना आसान नहीं था। ठीक है? इन चीज़ों से होता था जो कि आसान नहीं होता था। इन माध्यम से परिवहन में बहुत समय लगता था। उनकी अपेक्षाकृत कांस्य युगीन सभ्यताओं में जल परिवहन, खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का एक सस्ता और सुरक्षित साधन था। अनाज और अन्य सामानों से भरी जो नावें हैं, नदी की धारा के साथ-साथ चलती थी। नतीजन उन पर कोई जो है अतिरिक्त खर्च नहीं पड़ता था। जो हम जल परिवहन करते हैं तो उसमें खर्च भी कम आता है और हमें वो जो टाइम लगता था हम जो ले जाते थे सड़क से, तो उससे भी हमें कम टाइम लगता है हमें जल से जाने में, जल परिवहन का यूज़ करते हैं। तो जल परिवहन के बारे में बता रखा है कि ये भी क्या है शहरीकरण के लिए एक आवश्यक शर्त है। ये आपका हो जाएगा दूसरा पॉइंट, बाकी आप और एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। बाकी वही चीजें लिखी हुई है। प्राचीन मेसोपोटामिया की नहरें जो है प्राकृतिक धाराएं बड़ी और छोटी बस्तियों के बीच परिवहन के अच्छे साधन के रूप में काम करती थी। यही कारण था कि मेसोपोटामिया में जो प्रारंभिक शहरीकरण के विकास में जल परिवहन का भी एक महत्वपूर्ण रोल आता है। धातु और पत्थरों की कमी, एक रीजन ये है धातु और पत्थरों की कमी के कारण मेसोपोटामिया में प्रारंभिक शहरीकरण हुआ। निसंदेह उन्नत व्यापार की स्थिति शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, उन्नत व्यापार यहाँ पे आप हेडिंग भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है जो मैंने लिख रखा है। आप यहाँ पे व्यापार, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आयात निर्यात, ठीक है, आयात और निर्यात ये भी लिख सकते हैं हेडिंग आप जो है, और अपने अनुसार भी जो है आप आंसर लिख सकते हैं। पॉइंट आप यही डालेंगे जैसे यहाँ पे आयात निर्यात की बात हुई है। इसके अतिरिक्त शहरों में बना माल व्यापार के माध्यम से ही गांव में पहुंचता है तथा कच्चा माल तथा खाद्यान्न गांवों से शहरों में आता है। मेसोपोटामिया खाद्य संसाधनों के मामलों में समृद्ध था, लेकिन खनिजों की क्या थी यहाँ पे कमी थी। दक्षिणी मेसोपोटामिया के अधिकांश हिस्सों में औजार, मोहरे और आभूषण बनाने के लिए अच्छे पत्थरों की कमी थी और गाड़ियां या नावों के लिए पहिए बनाने के लिए अच्छी लकड़ी की इसकी भी कमी थी। इसी प्रकार जो है औजार, बर्तन और आभूषण बनाने के लिए भी अच्छी धातु उपलब्ध नहीं थी, अतः ये वस्तुएं व्यापार द्वारा ही प्राप्त होती थी। इसके साथ ही मेसोपोटामिया से अन्य देशों में कपड़ा, कृषि हो गया, उत्पाद जो निर्यात है वो होते थे। मेसोपोटामिया में अच्छी लकड़ी, तांबा, कपास, सोना, चांदी, शंख, विभिन्न प्रकार के पत्थर आदि तुर्की, ईरान तथा खाड़ी के अन्य देशों से आयात किए जाते थे।
तो ये आप आयात निर्यात डाल सकते हैं हेडिंग और उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये है मेसोपोटामिया के बारे में कि शुरुआती शहरीकरण के लिए क्या-क्या चीजें आवश्यक थी। एक तो आप खेती यहाँ पे लिख सकते हैं, एक जल परिवहन लिख सकते हैं और एक आयात निर्यात लिख सकते हैं। तो ये आपके 3 पॉइंट हो जाएंगे। ये आपका 8 नंबर का है। इसको आप एक्सप्लेन देखेंगे, मैंने आपको जो है यहाँ पे पैराग्राफ में लिखा है। आप इसे पॉइंट में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है? इनको आप पॉइंट में लिख देंगे तो ये आप 8 नंबर से भी बड़े का मैंने यहाँ पे लगभग बता दिया आपको। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, क्वेश्चन आपका 30 है इंग्लिश मीडियम में। व्हाट वर द नेसेसरी कंडीशन व्हिच लेड टू द अर्ली अर्बनाइजेशन इन मेसोपोटामिया। तो क्या-क्या चीजें हमें कंडीशन होती है अर्ली अर्बनाइजेशन में, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, जो हाईली प्रोडक्टिव फार्मिंग, ठीक है? नो डाउट हाईली प्रोडक्टिव जो फार्मिंग वाज एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ अर्ली अर्बनाइजेशन। इट इज undeniable that urbanization can be possible only when जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इनफ प्रोड्यूस टू फीड द सिटी डॉलर, ठीक है, dwellers in cities people live in dense settlements, therefore it can be said that the natural nature of the land should be जो है fertilized at the place where the city develops. For example, the development of Mesopotamia as a city of proof of this. तो ये आपका आ जाएगा जो है फार्मिंग के बारे में। वाटर ट्रांसपोर्ट आ जाएगा आपका। वाटर ट्रांसपोर्ट was also a necessary condition for urbanization, no less than highly productive agriculture in the early period. It was not easy to transport agriculture produce to the cities by loading them on the backs of draft animals and loading them in bullock carts. Transportation by these means was very time consuming in their reliability. Bronze Age civilization water transport was a cheap and safe means of transporting food, grains, and other goods from the place to another. Boats filled with food, grains, and other goods used to move along the stream of the river. As a result, no additional expenditure had to be incurred on them. The canals and natural streams of ancient Mesopotamia served as a good means of transport between large and small settlements. This was the reason why water transport proved to be an important factor in the development of early urbanization in Mesopotamia. तो ये आपका दूसरा पॉइंट आ जाएगा वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। तीसरा है जो है यहाँ पे आप जो है आयात निर्यात जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैंने जैसे बोला था वो भी लिख सकते हैं, वहां पे वो अच्छा ज्यादा पॉइंट लगेगा। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ मेटल्स एंड स्टोन, जो यहाँ पे बताया गया मेटल और स्टोन के बारे में, and also led to early urbanization in Mesopotamia. Undoubtedly, the state of advanced trade in an important region for urbanization. Apart from these, the goods made in the cities reach the village only through trade and raw materials, and food grains come from the village to the cities. Mesopotamia was rich in terms of food resources, but there was a shortage of minerals in most parts of southern Mesopotamia. There was a shortage of goods stored to make tools, seals, and जो है ornaments, and good wood to make wheels for carts or boats. Similarly, good metal was also not available for making tools, utensils, and जो है ornaments. Therefore, these things were obtained through trade only. Along with this, textile and agriculture products were exported from Mesopotamia to their other countries. In Mesopotamia, good wood, copper, cotton, and gold, silver, shells, different types of stones, etc., were imported from Turkey, Iran, and other countries of Gulf. तो ये आपका आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप हेडिंग लिख सकते हैं। इसी के 8वें में ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। ये आपका जो क्वेश्चन था ये आपका क्वेश्चन 30 था। ठीक है, ये आपका हो गया है। आगे हम आते हैं इसी के 8वें में। 8वें में आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है देखते हैं। यहाँ पे बोला गया और मंदिर के बारे में पूछा गया कि मंदिर जो है मेसोपोटामिया की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। मंदिर के बारे में बताना है तो
यहाँ पे देखेंगे पहले बस्तियों के बारे में बता रखा है कि 5000 ईस्वी पूर्व दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास जो है वो शुरू हो गया था। ठीक है, हो गया था विकास। कुछ प्राचीन शहर मंदिर के चारों ओर विकसित होते थे। मतलब जो जो ज्यादातर जो प्राचीन शहर हमें मिले वो मंदिर के किनारे ही हमें जो है या चारों ओर, जैसे ये मंदिर यहाँ पे बना है तो इसके चारों ओर हमें शहर मिले हैं। ठीक है, सबसे पहले ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था। ठीक है, सबसे पहले जो पता लगाया वो एक छोटा सा देवालय था जो कि कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर जो है विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जैसे उर जो चंद्र देवता के और इन्नाना जो प्रेम व युद्ध की देवी थी। ठीक है, इनके दो तरह के यहाँ पे देवता हम देखेंगे। जैसे निवास स्थान बहुत सारे देवी देवता थे जो निवास करते थे, जिसमें से और जो कि चंद्र देवता और इन्नाना जो कि प्रेम और युद्ध की देवी थी। कुछ प्रारंभिक साधारण मंदिर घरों जैसे ही होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता के घर होते थे। ठीक है, वहां पे भी घर जैसे ही मंदिर हुआ करते थे, क्योंकि ऐसा मानते थे कि घर भी क्या है, एक मंदिर है, और मंदिर भी क्या है, घर ही है। तो देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवताओं के लिए अन्न, दही और मछली लाते थे। आराध्य देवी देव सैद्धांतिक रूप से खेती, मत्स्य क्षेत्र और स्थानीय लोगों के पशु का स्वामी माना जाता था। ठीक है, आराध्य देव जो है इन क्या माना जाता था, जो सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के जो पशु का जो है उनका स्वामी माना जाता था। ठीक है, समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया मंदिरों में ही की जाती थी। मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा लिए, और उस काल में मंदिर न केवल धार्मिक केंद्र था अपितु आर्थिक क्रियाओं से भी ये जुड़े हुए थे। तो ये आपका आ जाएगा मंदिरों के बारे में, मेसोपोटामिया के बारे में। ठीक है, इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, टेम्पल्स वर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया कल्चर। ठीक है, कमेंट करना है आपको। तो 5000 BC डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट्स इन साउथर्न Mesopotamia. Some ancient cities developed around the temple. The earliest known temple was a small shrine made of wood bricks. The temples were abode of a variety of gods and goddess. ठीक है, goddess such as or Ur was who was the moon good god. Ur, who was the moon god, and Inanna, who was the goddess of love and war. Some early simple temples were like houses because temples were also houses of some deity. आगे देखिए हम, the deity was the local focal point of worship. People used to bring grains, curd, and fish to the deities. The deity worship was theoretically considered the master of fields, fishers, and livestock of the local people. When the time came, the process of converting the produce into manufactured goods was done in the temples only. The temple gradually increased its activities. In the period, temples were not only religious centers but were also associated with economics activities. तो ये आपका आ जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया हो। और ये आपका क्वेश्चन था। मैंने आपको जो है थोड़ा 30 बता दिया, इधर गलत टाइप हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 28 है, जो कि पहला क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपका 28 है। 8 नंबर के सारे क्वेश्चन है। हमने पहला क्वेश्चन देखा, मंदिरों के बारे में पूछा गया, एक तो मेसोपोटामिया के, और शहरीकरण के बारे में पूछा गया, जो प्रारंभिक शहरीकरण था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, ईसाई धर्म से रिलेटेड पूछा गया है कि इनके अंदर वाद विवाद क्यों हुआ, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके परिणाम क्या क्या हुए। तो उत्तरी यूरोप में मानवतावाद ने ईसाई चर्च के कई सदस्यों को आकर्षित किया। ठीक है, यहाँ पे उत्तरी यूरोप में क्या है, मानवतावाद क्या होता है, कोई भी धर्म होता है ना, एक सेकेंड, हाँ, कोई भी धर्म देखेंगे तो उसको आकर्षित क्या करेगा, ज्यादातर मानवतावाद का सिद्धांत। ठीक है, जो लोग होते, लोगों को क्या जो है आकर्षित करता है, मानवतावाद, यानी सभी मानव एक समान है, ऐसी सारी चीजें। तो उत्तरी यूरोप जो है उसमें मानवतावाद ने जो है ईसाई चर्च के कई सदस्य जो थे उनको आकर्षित किया। उन्होंने ईसाइयों से आह्वान किया, प्रार्थना किया एक तरह से, या उन्होंने कह सकते हैं कि उन्होंने क्या है, वो अपने पुराने धर्म जो है, जो धर्म ग्रंथ है, उनके जो निर्धारित धर्म तरीकों से धर्म का पालन करे। साथ ही ईसाई धर्म में अनावश्यक जो अनुष्ठान है उसको छोड़ देने के लिए कहा गया। ठीक है, ये वाद विवाद के कारण आप कह सकते हैं यहाँ पे वाद विवाद क्यों हुआ,
कुछ लोग आकर्षित होकर मानवतावाद से, उन्होंने जो धर्म के कुछ अनुष्ठान थे जो अनावश्यक थे, ठीक है, जरूरी नहीं थे, उन्होंने माने, तो उनका जो है उन्होंने क्या कहा कि उनको छोड़ दे, अपना करे, ठीक है। मनुष्य को एक मुक्त तर्क संकट जो है एजेंट माना जाता था। मनुष्य को अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जो है जीने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। स्वीकारोक्ति दस्तावेज की आलोचना की गई, ठीक है। लोगों को स्थानीय भाषा में बाइबल के अनुवाद के बारे में पता चला फिर कि पैसे लूटने की प्रथा धर्म के अनुकूल नहीं है। चर्च द्वारा जो है किसानों पर लगाए गए करों का जो विरोध किया गया, और राजा भी जो है वो परेशान होता था जब जो है राज्य के मामले में क्या है चर्च जो है वो हस्तक्षेप करता था। तो चर्च के हस्तक्षेप का भी उसने विरोध किया राजा ने, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे डाल सकते हैं आप। क्या वाद विवाद हुए और इसके क्या परिणाम थे। Why was the their debates within Christianity? What were its consequences? ठीक है, तो ह्यूमनिज्म जैसा कि मैंने बताया आपको फैलने लग गया। Attracted many members of Christian church in Northern Europe. He called upon Christians to practice religion in the ways prescribed in their old religious texts, as well as an abundant unnecessary rituals in Christianity. ठीक है, man who considered a free uh, rational agent, man has full freedom to live his life freely. Confession of document criticize people come to know about the translation of the Bible in the local language. That the practice of looting money is not जो है compatible with religion. The taxes imposed on the farmers by the church was opposed. The king also opposed of the inference of the church in the affairs of the state. तो ये आप पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका जो है 29 हो जाएगा। देखिए पैटर्न ऐसा रहेगा आपका पेपर का, जो 8 नंबर रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 रहेगा, इसके अंदर आपको या देखने को मिलेगा। 29 रहेगा, इसमें या देखने को नहीं मिलेगा। 30 रहेगा, इसमें या देखने को मिलेगा। यानी आप इसमें और कह सकते हैं देखने को मिलेगा, पर आपका जो है 29 इसके अंदर नहीं मिलेगा। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 29, इसके अंदर आपका और नहीं दिया गया है। 30 पे आते हैं क्वेश्चन नंबर। मेजी शासन के अंतर्गत जापान में जो अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण हुआ वो किस प्रकार हुआ, और पर्यावरण पर उद्योगों को क्या उद्योगों का जो विकास हुआ उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो मेजी शासन के अंतर्गत जो है जापान की अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण की बात करें हम, तो यहाँ पे दिया गया कृषि पर कर लगाई गई। जापान में रेल जो लाइन है वो बिछाई गई। वस्त्र उद्योग हो गए, उनको उनकी जो मशीनें थी वो दूसरे देशों से आयात की गई। मजदूरों का जो है विदेशी कारीगरों द्वारा जो है प्रशिक्षण किया गया। विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए जो है विदेश भेजना, ठीक है, और विद्यालय संबंधी जो नियम है ये सारी चीजें भी इसमें बनाई गई। आधुनिक बैंकिंग जो है व्यवस्था का प्रारंभ किया गया, और कंपनियों को जो है कर में छूट व सब्सिडी देना। ये चीजें क्या दर्शाती है, वहां पे जो है आधुनिकीकरण जो हुआ, ठीक है, आधुनिकीकरण जो है ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ये चीजें करी मेजी शासन के अंतर्गत, ठीक है। कृषि पर कर लगा दिया जिससे सरकार में पैसे आने लगे। जापान में रेल लाइनें बिछाई। आप भी आज भी देखेंगे, आपको लगेगा नहीं जापान में जो 1945 है, ठीक है, उसमें परमाणु बम गिराया गया, क्योंकि आज भी वो क्या है, एक डेवलप बहुत ज्यादा डेवलप कंट्री है। तो ये आ जाएगा अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार हुआ, पर्यावरण पर उद्योगों के क्या विकास का क्या प्रभाव पड़ा। तो लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मांग से जो है पर्यावरण पर जो है विनाशकारी प्रभाव पड़ा, ठीक है। औद्योगिकरण के कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण ये भी बढ़ गया। कृषि उत्पादों में जो है कमी का प्रमुख कारण लोगों का शहरों की तरफ पलायन था। तो ये चीजें हर एक देश में होती है। कहीं पे भी देखेंगे पर्यावरण पर गलत प्रभाव ही पड़ेगा। आपके जो फैक्ट्रियां बिछा रहे आप, ठीक है, ये चीजें करें तो इस पे गलत प्रभाव तो पड़ेगा ही। इसको कम किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल भी ना पड़े। अगर फैक्ट्रियां आएंगी या हम जो भी संसाधन है हम लेंगे जैसे लकड़ी उकड़ी, तो क्या है कि उसके ऊपर क्या है पर्यावरण पर गलत प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 30, जापान के बारे में आधुनिकीकरण कैसे किया अपने अर्थव्यवस्था का। इंग्लिश मीडियम में देखिए, हाउ वाज द इकोनॉमी जो है मॉडर्नाइज्ड इन जापान अंडर द मेजी रूल। व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ ऑन द एनवायरनमेंट। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी इन जापान अंडर जो है मेजी रूल, taxes on agriculture, laying of railway line in Japan, import of machine for textile industry, training of जो है training of laborers by foreign artisans,
ठीक है, सेंडिंग स्टूडेंट अब्रॉड फॉर स्टडीज, बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम एंड गिव टैक्स जो है एक्सेप्टेंस एक्सेम्पेशन एंड सब्सिडी टू कंपनीज। तो सब्सिडी देके भी यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी इन जापान के बारे में है। इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द एनवायरनमेंट। तो डिवेस्टेंस इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट फ्रॉम द डिमांड ऑफ फॉर नेचुरल रिसोर्सेज सच टिम्बर, इंक्रीज इन एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, the main reason for the decrease in agriculture products in the जो है migration of the people to the cities। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, इसके अंदर आपको अथवा देखने को मिलेगा। अथवा क्या है, 1870 बोला गया अथवे में कि उसके दशक, 1870 का दशक का मतलब होता है इसके 80 तक। ठीक है, तो यहाँ पे उसके दशक जापान में विद्यालय जो व्यवस्था उसके राष्ट्र के एकीकरण के लिए क्या बदलाव किया गया, विस्तार से वर्णन करना है। क्या क्या बदलाव किए गए विद्यालय व्यवस्था में। तो मैंने ये आपको क्वेश्चन पहले भी करवाया कि लड़के और लड़कियां उनके लिए दोनों को स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया। पढ़ाई की जो फीस थी बहुत कम कर दी गई। आधुनिक विचारों पर इन्होंने जोर दिया। राज्य के प्रति निष्ठा और जापानी इतिहास के जो अध्ययन है उस पर बल दिया गया। किताबों के चयन पर और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर नियंत्रण रखा गया। माता पिता के प्रति आदर हो गया। राष्ट्र के प्रति वफादारी और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दी गई। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये चीजें हुई। इस जो है विद्यालय व्यवस्था में जो था उसमें बदलाव। राष्ट्रीय एकीकरण के प्रयास, यहाँ पे जो बोला गया, एक तो 1870 के दशक में जापान में विद्यालय व्यवस्था और राष्ट्र एकीकरण के लिए क्या बदलाव किए गए। तो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए क्या किए गए, पुराने गांव और क्षेत्रीय सीमाओं को बदलकर नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया। प्रशासनिक इकाइयों के लिए पर्याप्त राजस्व की जो व्यवस्था ताकि स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहे। 20 साल से अधिक जो आयु के युवक थे के लिए कुछ अरसे सेना में जो कार्य करना था वो अनिवार्य किया गया। आधुनिक सैन्य बल पर जो है उन्होंने आधुनिक सैन्य बल तैयार किया गया। सख्त सेंसर व्यवस्था जो है लागू की गई। नौकरशाही और सेना सीधे सम्राट के अधीन रखी गई। तो ये चीजें आ जाएंगी आपकी जो है जापान में। जो है एक तो जापान की विद्यालय व्यवस्था और राष्ट्र एकीकरण के लिए इन्होंने क्या क्या बदलाव किए। इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट चेंजेस वर मेड to the school system and unification of the nation in Japan in the 1870s described in detail. So changes in the school system, it is compulsory for the boys and girls go to school. To reduce the education fee a lot, emphasis on modern ideas, loyalty to the state and the study of Japanese history were emphasized. Control over selection of books and training of the teachers and respect for parents, loyalty to the nation and being a good citizen were encouraged। यहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन एफर्ट्स क्या क्या है, तो a new administrative structure was created by replacing the old village and जो है territorial boundaries और जो है अरेंजमेंट ऑफ जो है एडिक्यूट रेवेन्यू फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव units so that schools and health service can continue. It was made mandatory for youth above the age of 20 to serve in the army for some time. Modern military force was created. Strict जो censorship regime was जो है implemented. Bureaucracy and army were placed directly अंडर द एम्पेयर। ये आपका आ जाएगा इसके आंसर क्वेश्चन नंबर आपका 30 का अथवे में। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये आपके 8-8 नंबर वाले क्वेश्चन थे। अब हम चलते हैं सेक्शन जो आपका रहता है अगला सेक्शन उसकी तरफ। ये सेक्शन है आपका डी। इसके अंदर आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, यानी स्रोत आधारित क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे हम देखिए क्वेश्चन क्या क्या है। ये आपको स्रोत दिया हुआ है, ठीक है, और आप इसे पढ़े और इसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, तो बेनेडिक्टिन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। मठों में भिक्षुओं के लिए एक हस्तलिखित पुस्तक होती थी जिसमें नियम के 73 अध्याय थे। इसका पालन भिक्षुओं द्वारा कई सदियों तक किया जाता रहा। इस पुस्तक के कुछ नियम इस प्रकार दिए हुए, तो जैसे अध्याय 6, 7, 33, 47, ठीक है, 48, ये चीजें है। क्वेश्चंस नीचे आपके दिए हुए, जैसे क्वेश्चन क्या है, 31 क्वेश्चन है आपका, उसका पहला पूछा गया, उपयुक्त नियमों का पालन करने की उपेक्षा किससे की गई है। तो नियमों का पालन के लिए किससे बोला गया, भिक्षुओं से। ठीक है,
यहाँ पे देखेंगे इसका पालन भिक्षुओं द्वारा कई सदियों तक जो है किया जाता रहा। तो ये भिक्षुओं के बारे में है, राइट आंसर भिक्षु लिख देंगे आप। भिक्षुओं को कौन-कौन सी जो है अनुमति विरले ही दी जाती थी, ठीक है? तो विरले का मतलब है क्या कि बहुत कम, ठीक है, ना के बराबर। भिक्षुओं को बोलने की आज्ञा कभी-कभी ही दी जानी चाहिए, तो ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। भिक्षुओं को कौन सी बोलने की, ठीक है। आगे देखिए तीसरा है, आपको क्या लगता है कि भिक्षुओं और भिक्षुणियों से अपना खाली समय बिताने की अपेक्षा कैसे की जाती थी? यहाँ पे बताया गया है कि आलस्य आत्मा का शत्रु है, इसके लिए भिक्षु और भिक्षुणियों को निश्चित समय में शारीरिक श्रम और निश्चित घंटों में जो है पवित्र पाठ करना चाहिए। ये चीजें बताई गई है। इंग्लिश मीडियम में भी वही होगा राइट आंसर। हु वर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द अबव जो है मेंशन रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे भिक्षुओं के बारे में बोला गया है, ये आपका मॉन्क्स के बारे में, ठीक है। मॉन्क्स राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। दूसरा देखिए विच परमिशन वाज जो है रेयरली ग्रांटेड टू मॉन्क्स, तो स्पीक आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बोला गया है, परमिशन टू स्पीक शुड रेयरली बी ग्रांटेड टू मॉन्क्स, तो ये आपका आ जाएगा। क्वेश्चन तीसरा है हाउ डू यू थिंक फ्रीयर्स एंड सिस्टर्स वर एक्सपेक्टेड टू स्पेंड देयर जो फ्री टाइम, ठीक है। मतलब भिक्षुओं के बारे में बोला गया कि किस तरह अपना टाइम जो है बताया है इसमें, तो मैंने आपको राइट आंसर बता दिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे बोला जाता है कि एक तो फिजिकल वर्क आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, एंड जो है रीडिंग के लिए बोला जाता है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। आगे देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है 32। तीन क्वेश्चन रहेंगे आपके, तो हमने पहला कर लिया है 31। 32 है आपका, इसमें भी स्रोत को पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, यह स्रोत मंगोल आक्रमणों के संदर्भ में क्या सुझाता है? तो मंगोलों द्वारा किए गए जो विनाश का आकलन है वो हमें बताता है, तो ये आप लिख देंगे। दूसरा देखिए जुवेनी ने इस भारी जनहानि का हिसाब कैसे लगाया? तो कैसे लगाया इन्होंने? तो इन्होंने ऐसा बताया कि जो फारसी इतिवृत्तकार है जुवेनी, उन्होंने बताया कि मर्व में जो है कि 13 लाख लोगों का वध किया गया, ठीक है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 13 लाख है ये, उसका वध किया गया। उसने जो है इस संख्या का अनुमान इस प्रकार लगाया कि 13 दिन तक एक जो है एक दिन में अगर 1 लाख मर रहे तो 13 दिन तक कितने होंगे? 13 लाख, ठीक है, इस तरह लगाया। जुवेनी कौन था? तो जुवेनी जो था एक इलखानों के फारसी इतिवृत्तकार जुवेनी, ठीक है, ये एक फारसी इतिवृत्तकार थे, तो ये आपका आ जाएगा राइट आंसर। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, व्हाट डज द सोर्स ऑफ सजेस्ट अबाउट द मंगोल्स, ठीक है, ऑनस्लोट, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे, यहाँ पे एस्टिमेटेड एक्सेंट ऑफ मंगोल्स जो है डेस्टिनेशन, ठीक है, डेस्ट्रोकेशन। हाउ डिड जुवानी कैलकुलेट द मैसिव लॉस ऑफ लाइफ? तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया जो है पर डे के हिसाब से 1 लाख थे, तो उन्होंने जो है 13 डेज का हिसाब लगाया, 13 लाख, ठीक है। आगे हु वाज जुवेनी? तो ही वाज जो है यहाँ पे देखिए जुवेनी द पर्सियन जो है क्रोनिकलर, ठीक है, इतिवृत्तकार यहाँ पे बोल देंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, ये भी आपका स्रोत वाला क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन क्या क्या है? यहाँ पे बोला गया है मैकियावेली के अनुसार मनुष्य का वास्तविक स्वरूप क्या है? तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे इसको पूरा पढ़ेंगे स्रोत को, तो आपको इसका आंसर डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बोला गया मैकियावेली के अनुसार मनुष्य का वास्तविक स्वरूप क्या है? तो क्या है वास्तविक स्वरूप? देखिए तो वो क्या है? स्वार्थी है, ठीक है, यानी मनुष्य अपना स्वार्थ देखता है, यहाँ पे लिख सकते हैं। इनका कहने का मतलब ये है मनुष्य के प्रत्येक कार्य के पीछे सबसे साली उद्देश्य क्या है? यहाँ पे आप अपना स्वार्थ लिख देंगे, ठीक है, एक स्वार्थ रहता है या हमारा फायदा हो जाए, यही आप यहाँ पे लिखेंगे। इसमें भी आप पढ़ेंगे इसको, तो आप देख लेंगे कि मैकियावेली के अनुसार मनुष्य का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो ये मानते हैं, जैसे मैकियावेली मानते हैं कि सभी मनुष्य क्या है? बुरे हैं, और वह अपने दुष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करने में सदैव तत्पर रहते हैं। तो ये आपका इसका आ जाएगा राइट आंसर। मनुष्य के प्रत्येक कार्य के पीछे सबसे शक्तिशाली उद्देश्य क्या है? तो मनुष्य अपने समस्त कार्यों में अपना स्वार्थ देखता है, ठीक है। दिए गए अंश में कौन से अच्छे गुण बताए गए? तो यहाँ पे अच्छे गुण भी बताए गए ऊपर की तरफ। यहाँ पे देखेंगे तो मनुष्य के बारे में 2 तरह की बातें रखी गई, जैसे यहाँ पे काल्पनिक बातों को यदि अलग कर दे तो केवल उन्हीं विषयों के बारे में सोचिए वास्तव में है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि जब मनुष्य के बारे में चर्चा होती है तो विशेषकर राजकुमारों के बारे में और जो जनता की नजर में रहते हैं, इनमें से अनेक गुण देखे जा सकते हैं जिनके कारण और वे प्रशंसा दोनों या निंदा के दोनों के योग्य बनते हैं। जैसे क्या-क्या है? कुछ को दानी माना जाता है, तो आप अच्छे गुण में क्या लिख देंगे? दानी, ठीक है। दूसरा देख ले दानी के अलावा क्या है? ये तो दूसरा क्या अच्छे गुण पूछे हमसे, ठीक है, बुरे नहीं। कुछ कंजूस, यहाँ पे हितैषी, आप यहाँ पे हितैषी भी लिख देंगे, ठीक है। आगे देखिए
तो इसमें आपको मिल जाएगा दानी हितैषी हो गया, फिर इसके बाद निर्दयी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये सारे पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। ज्यादा नंबर का तो है नहीं ये आपका, ये आपका जो है 4-4 नंबर के, तो आपको देख लेना है। इंग्लिश मीडियम में भी कुछ इसी तरह से करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 33 है इंग्लिश मीडियम में, व्हाट इज द रूलर रियल नेचर ऑफ मैन अकॉर्डिंग टू मैकियावेली, व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल मोटिव जो है बिहाइंड जो है एवरी ह्यूमन एक्शन, एंड व्हाट गुड क्वालिटीज आर मेंशन इन द गिवन एक्सपर्ट, ठीक है, एक्सपर्ट। तो यहाँ पे आप देख लेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए सेक्शन ई आपका लास्ट रहता है, जो कि मानचित्र पर होगा, ठीक है। इसके ऊपर होगा आधारित क्वेश्चन है, इटली के दिए गए मानचित्र पर निम्नलिखित में से 2 स्थान भरना है आपको। तो पाडुआ जो है, पाडुआ हो गया, वेनिस हो गया, फ्लोरेंस, रोम और बोलोगना, ये पूछा गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको मैप की तरफ ले चलता हूँ। इटली का मैप हम यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे मैप देख लेते हैं, ठीक है। और ये आपका मैप है जो क्वेश्चन में पूछा गया था, मैंने आंसर यहाँ लगा दिया, जैसे पादुआ, वेनिस, ठीक है। यहाँ पे जो भी है बोला गया है, रोम हो गया आपका, ये सारे जो बोले गए हैं मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया है। फ्लोरेंस हो गया, यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पे ये सारे आपके जो है यहाँ पे मिल जाएंगे, आपको लगा लेना है निशान कहाँ पे ये सारे के सारे। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन मैप वाला जो पहला पूछा गया है, ठीक है। 2 पूछे, मैंने आपको सारे दिखा दिए। हाँ, आप इसे जो है थोड़ा अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे। मैं इसको आपको जूम करके दिखा देता हूँ एक बार, कि आप जो है इसे समझ पाओ कि कौन सी जगह कहाँ पर है, ठीक है। मैं यहाँ आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये आपका जूम करके आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपका आ गया है इटली के जो राज्य यहाँ पे लिखे हुए हैं जैसे, तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे आप इससे ये करना कि ये जो मैप है आपको इससे मैच कर लेना है आपको। तो मैं आपको जो है पुराने ही मैं छोटा कर लेता हूँ इसको थोड़ा। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन जो आपने 34 का पहला था, 32 का 4 का ही दूसरा जो पूछा गया, इटली के दिए गए मानचित्र पर 1 से 3 तक जो लिखा हुआ है उसको पहचाना। तो क्वेश्चन जो आपका है ये है आपका, ठीक है। यहाँ पे मैप है 1 से 3 तक, क्या है, एक पहला ये है आपका, दूसरा यहाँ पर है आपका, और तीसरा यहाँ पे है। तो आप इसे देख लेंगे, पहला जो लिखा हुआ है सार्डिनिया, ठीक है, कोर्सिका, और आपका जो है सिसिली। यहाँ पे आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है, ये आपका पहला हो जाएगा, ये आपका दूसरा हो जाएगा, और ये तीसरा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका ये आपका मैप वाला क्वेश्चन, ये खत्म हो जाता है। इंग्लिश मीडियम में भी आप वहीं पे, इंग्लिश मीडियम में भी वहीं पे निशान लगेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे देखिए, ये आपका दृष्टिबाधित बच्चों के लिए रहता है लास्ट क्वेश्चन। ये ऑस्ट्रेलिया के किन्हीं 3 शहरों के नाम बताने, जैसे ऑस्ट्रेलिया उसके 3 शहर कौन कौन से, आपने पर्थ, सिडनी, ये सारी चीजें सुनी होगी। तो ये 3 आपको शहर बताने हैं। जापान की राजधानी का नाम बताना है, टोक्यो, ठीक है। टोक्यो जापान की राजधानी है। चेरुकी कौन था, तो ये एक जो आपने देखा होगा अमेरिका के मूल निवासी, ठीक है, उन्हीं में से एक है, आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। तो ये हो जाएगा आपको पूरा पेपर हो जाएगा। ये आपका पेपर था, इंग्लिश मीडियम में भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बाकी आपका पेपर खत्म हो जाता है। तो ये था आपका हिस्ट्री का पार्ट 2। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये था आज का वीडियो, और चलिए अब मिलता हूँ मैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।